नमस्कार मित्रों, वैवाहिक विवाद के मामलों में पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए कई कानून हैं। इनमें धारा 125 सीआरपीसी सभी धर्मों पर लागू होती है, लेकिन इसमें सिर्फ नाबालिग बेटे व बेटी के भरण पोषण की ही मांग की जा सकती है। किसी स्वस्थ बालिग पुत्र या पुत्री के लिए भरण पोषण की मांग धारा 125 में नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में यदि पुत्री वयस्क हो गई है और अभी उसका विवाह नहीं हुआ है तो उसे कैसे भरण पोषण मिलेगा और उसके विवाह का खर्च कौन देगा? तो हम आपको बता दें कि ऐसी दशा में पुत्री यदि हिंदू है तो वह भरण पोषण की मांग हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के तहत कर सकती है। लेकिन यदि पुत्री मुस्लिम है तो क्या होगा? इसी जटिल कानूनी प्रश्न पर माननीय केरल हाईकोर्ट ने इस्माइल बनाम फातिमा के मामले में बृहद विचार किया था और अपना महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। इस मामले में पत्नी और बेटी ने परिवार न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी। यह याचिका परिवार न्यायालय अधिनियम 1986 की धारा 7 के तहत दायर की गई थी। इसमें भविष्य के भरण पोषण के लिए प्रति माह 3,000 की दर से और पिछले भरण पोषण के लिए 1,20,000 रुपये की राशि के साथ साथ वयस्क बेटी के संभावित विवाह व्यय के रूप में 10 लाख रुपयों का दावा किया गया था, जिसमें फैमिली कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश पारित किया था। इस आदेश की अनुपालना हेतु कुर्की का आदेश भी हो गया। तब पति द्वारा कुर्की हटाने के लिए एक रिट याचिका माननीय केरल हाईकोर्ट में दायर की गई। इस मामले में याचिकाकर्ता पति ने तरह तरह की दलीलें दी थीं कि मुस्लिम पिता का अपनी वयस्क बेटी की शादी के खर्चों को पूरा करने का कोई दायित्व नहीं है और उसके भरण पोषण के दायित्व में विवाह के खर्चों को पूरा करने का दायित्व शामिल नहीं है। और यह भी कहा कि अन्य धार्मिक संप्रदायों से संबंधित समान रूप से स्थित पिताओं की जो भी देनदारी हो सकती है, मुस्लिम पिता की ऐसी कोई कानूनी देनदारी नहीं है। इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ को समझने के लिए माननीय कोर्ट ने एमिकस क्यूरी के रूप में श्री MPM असलम की सहायता भी ली थी, जिसमें विद्वान न्यायमित्र ने निवेदन किया कि पुत्री के विवाह व्यय के दावे को भरण पोषण के अधिकार की घटना के रूप में विचार करना आवश्यक नहीं है। भारतीय संदर्भ में एक मुस्लिम पिता का निस्संदेह यह नैतिक दायित्व है कि उसकी बेटी की शादी हो और इस तरह के विवाह के लिए खर्चों को वह पूरा करे। इसके लिए इसे बेटी के भरण पोषण के अधिकार की घटना के रूप में लेना जरूरी नहीं है, बल्कि यह काफी है कि इसे रिवाज या प्रथा द्वारा लगाए गए दायित्व के रूप में माना जाए। अगर इस तरह का दृष्टिकोण बनाया जाता है तो शादी के खर्च के भुगतान के लिए इस तरह के निर्देश को सही ठहराने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के प्रावधानों का उल्लेख करना अनावश्यक होगा। इस एक्ट की धारा 2 के तहत मुसलमानों के पर्सनल लॉ को केवल कुछ निर्दिष्ट मामलों के संबंध में लागू किया जाता है। भरण पोषण एक ऐसा ही मामला है। यदि विवाह व्यय का दावा करने के अधिकार को भरण पोषण के अधिकार की घटना के रूप में माना जाता है तो उसे भुगतान करने के निर्देश को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत न्यायोचित ठहराना होगा। अन्यथा यदि रिवाज या प्रथा के आधार पर दावे की गणना की जाती है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के तहत शादी के खर्च के भुगतान के लिए निर्देश को सही ठहराने की कोई बाध्यता नहीं होगी। क्या बेटी की शादी के खर्च का भुगतान करने का निर्देश रीति रिवाज या प्रथा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है? इसके अलावा यदि इस तरह के खर्चों का भुगतान अन्य समुदायों के लिए भरण पोषण की अभिव्यक्ति के दायरे में आता है तो अकेले मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग अर्थ नहीं दिया जा सकता है। इस सवाल पर कोई संदेह नहीं है कि मुस्लिम पिता का यह दायित्व है कि वह अपनी अविवाहित वयस्क बेटी को भरण पोषण का भुगतान करे। अनुच्छेद 370 में भरण पोषण शीर्षक के तहत मुल्ला द्वारा लिखित पाठ इस स्थिति को स्पष्ट करता है। इसमें कहा गया है कि एक पिता अपने पुत्रों के भरण पोषण के लिए बाध्य होता है जब तक कि वे यौवन की आयु प्राप्त नहीं कर लेते। वह अपनी बेटियों को तब तक पालने के लिए भी बाध्य है जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती, लेकिन वह अपने वयस्क पुत्रों के भरण पोषण के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि वे दुर्बलता या बीमारी से अक्षम न हों। लेकिन पिता उस बच्चे का पालन पोषण करने के लिए बाध्य नहीं है जो अपनी संपत्ति से पालन पोषण करने में सक्षम है। इसलिए एक मुस्लिम पिता निस्संदेह अपने निजी कानून के तहत अपनी अविवाहित बेटी को भरण पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, चाहे वह पुत्री बालिग हो या नाबालिग।